अभी आपने देखा होगा हमारे देश के एक बड़े संत थे रामभद्राचार्य जी। तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज को चुनौती देता हूं कि उनको संस्कृत का एक भी श्लोक आता हो तो बोलकर दिखाए। हालांकि दोनों बड़े बड़े संत हैं, मैं तो छोटा सा बालक हूं, इतने बड़े संतों के बीच में क्या बोलूं, पर इतना जानता हूं कि संत वो नहीं होता जिसे अपने ज्ञान का अहंकार होता है, संत वो होता है जिसे अहंकार का ज्ञान होता है। क्या बात। अभी महाराष्ट्र में एक मारवाड़ी बच्चे को पीटा गया और उससे कहा कि मारवाड़ी नहीं, हिंदी नहीं, मराठी में बात करो, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। तो बोला भाई साहब मेरे को नहीं आती मराठी, नहीं आती नहीं है तो कैसे बोलूं। मैं एक बात बता रहा हूं इस मंच पर, तमिलनाडु में भी चला कि यहां पर हिंदी नहीं चलेगी, केवल तमिल चलेगी। एक बार एक जंगल में सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए और शेर से जाके बोले राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू हू करते हैं, आप एक काम करो इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी सियार हू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, इनको जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोला भाई साहब जंगल में गधे भी बहुत ढेचू ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, हाँ। पर जब विधानसभाओं में हो सकते हैं, वाह 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 वाह, तो जंगल में क्यों नहीं हो सकते हैं। बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, इनको भी जेल में डालो। अरे बोला गधा ढेचू ढेचू नहीं करेगा तो क्या करेगा। बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उनको भी जेल में डाल दिया। 4-5 दिन बाद फिर चले गए, जानवर इकट्ठा होके बोला भाई साहब जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला जी कौवे काऊ काऊ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन में चलता हूं, उसको मैं जेल में कैसे डाल सकता हूं। तो जानवर बोले नहीं डाल सकते जेल में, तो राजा जी फिर इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। वाह। ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देगा तो कोई ना कोई कुत्ता ही राज करेगा। और कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से ना जंगल में कोई ढेचू ढेचू करेगा, ना आज से कोई जंगल में हू हू करेगा, ना आज से कोई जंगल में काऊ काऊ करेगा। जिसको भी जंगल में रहना है केवल भो भो करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो जानवर बोले जी हम भो भो कैसे कर सकते हैं भाई साहब, हमको तो आती ही नहीं है। तो शेर बोला, वो कुत्ता बोला, बोलो नहीं आती तो जाओ यहां से। तो सारे जानवर दूसरे जंगल में जाके बस गए। अब कुत्ता अकेला ही भो भो करता, कुत्ता अकेला ही भो भो सुनता, कुत्ता अकेला ही भो भो करता, अकेला ही भो भो सुनता। इसलिए कहता हूं भाई साहब जिसको भो भो आती है उसको भो भो करने दीजिए, जिसको ढेचू ढेचू आता है उसको ढेचू ढेचू करने दीजिए, जिसको काऊ काऊ आती है उसको काऊ काऊ करने दीजिए, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती। बहुत ही बढ़िया, जिंदाबाद। अभी कल्याण जी ने जो गीत सुनाया राजस्थानी में, हमको उसमें भी उतना ही आनंद आ रहा था जितना अमन अक्षर और राम भदावर की ओज की कविताओं और गीत में आ रहा था। और इतनी दिक्कत है आपको हिंदी से, तो बंद करो ना फिर इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को और इसको यहां शाहपुरा में शिफ्ट करो। हम किसी को नहीं रोकेंगे कौन सी भाषा बोलनी है। और जब महाराष्ट्र में हमला हुआ था ताज और ओबेराय होटल में, मैं अंतिम 2 मिनट चाहता हूं आपके। मैं जानता हूं समय बहुत हो चुका और आप थक चुके हो, मैं भी थक चुका हूं, क्योंकि हम भी लगातार कवि सम्मेलनों की यात्राओं पर हैं। तो मैं अंतिम 2-4 मिनट आपके चाहता हूं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में ताज और ओबेराय होटल पे हमला हुआ था
तो उसमें महाराष्ट्र के तुकाराम ओंबले ने भी अपने प्राण गंवाए थे। उसमें महाराष्ट्र का एक बेटा विजय सालस्कर भी शहीद हुआ था। तो केरल के कोझिकोड के संदीप उन्नी कृष्णन ने भी अपनी छाती पर गोली खाई थी। उस हमले में उत्तराखंड के गजेंद्र सिंह बिष्ट ने भी शहादत दी थी। ये देश केवल महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड से नहीं चलता, ये देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश से चलता है। 150 करोड़ लोगों के प्रेम और सामर्थ्य से चलता है। इसको तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं एक कविता आपको हिंदुस्तान की सेना पर सुनाना चाहता हूं। बस इतना सा निवेदन करता हूं कि 2 लोग जा रहे हैं, वो 2 चल जाओ, पर इसके बाद मत जाना कोई। मैं सेना पर 2 मिनट मांगता हूं आपके, बस 2 मिनट की एक कविता सुना रहा हूं। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। और मुझे शाहपुरा की वो तालियां चाहिए जो हमेशा यहां पर प्यार मिलता है, क्योंकि शाहपुरा में जिस तरह से कविता को सुना जाता है, दुनिया को सीखना चाहिए कि श्रोता कैसे होते हैं। भाई साहब, इनको तो एक्सपोर्ट कर करके वहां भेजो, अमेरिका, लंदन, इतने बढ़िया है। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान नोड़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटना, पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूं। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूं। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक, छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो बच्ची अपनी दादी से पूछती है, ये शाहपुरा वो धरती है जिसने मुझे बहुत प्रेम दिया और मेरे कैरियर में जो मैंने ऊंचाई पाई उसमें शाहपुरा का अमूल्य योगदान है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ संचालकों में से एक हमारे बड़े भाई आपके कमल मनोहर जी, जिन्होंने मनोहरपुरा जैसे छोटे से अंचल का नाम, शाहपुरा जैसी छोटी सी जगह का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। मैं चाहता हूं कि आप अपने संचालक के लिए, सिद्ध संचालक के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध किया था कि मैं अंतिम समय में उनका चेहरा नहीं चूम सकती, मैं उनकी मूंछों में ताव नहीं लगा सकती। तो दादी अपनी छोटी सी पोती से कहती है कि मैं नहीं,
मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। वाह, जिंदाबाद। ये राजस्थान वो धरती है कि जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, सबसे ऊपर नाम मिलेगा मेरे राजस्थान का। मैं हास्य रस का कवि हूं। ये सोचते हैं राम भदावर कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, लेकिन वो जानता है इस बात को कि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। जिंदाबाद। मैं अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं और इन दो पंक्तियों में मैंने नहीं कहा आपसे कि आप मेरी बातों पर ताली बजाना, लेकिन इस एक लाइन पर मैं पूरे सदन के दोनों हाथ आकाश की फिजाओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूं। हमारे पत्रकार साथी यहां पर बैठे हैं और इधर कोने में जो विशिष्ट गण बैठे हैं, मैं आप सबकी तालियां भी चाहता हूं। मेरा भाई शुभम बैठा है, मैं शुभम तेरी भी तालियां इस बात पर चाहता हूं कि मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है, बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है।